हेलो जी। हेलो जी। जय श्री कृष्णा, कैसे हो भाई मेरे? आप सभी लोग रुक जाओ, जरा सा झूम लूं मैं। अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं। अरे नारे नारे ना, आज तुझे चूम लूं मैं। चलिए, जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। हम लोग आज एक थोड़ा सा छोटा सा एक सेशन लेने वाला है, और ये छोटा सा सेशन होगा SA 501 का फुल रिवीजन। और ये पूरा रिवीजन जो है, अपन कोशिश करेंगे कि ऐसे करें कि जो अपने बच्चे किए उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो पहली बार देख रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, ताकि वो जाकर नोट्स से पढ़े। नोट्स चाहिए किसी को तो इधर इन लिंक मिल जाएंगे, और आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को 9680610072 9680610072। आप ये मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो आप इस पे। जिसको नोट्स चाहिए, नोट्स बड़े सुंदर तरीके से बना रखे हैं, और वो नोट्स जो है आपको मैं PDF फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जो लोग ये रिवीजन देख रहे हैं। और जो अपने वाले बच्चे हैं उनके पास तो है ही। ठीक है, चलिए अच्छा देखना। SA 501, ध्यान से सुनो। SA 501, मैं इसको यहां तक ले लू। SA 501 कहता क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। जान लगा लो जी। हाँ, SA 501 ऑडिट एविडेंस पार्ट 2। हम लोग ने इसका नाम क्या दे रखा है भाई साहब? ऑडिट एविडेंस पार्ट 2, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। और इन्होंने 3 आइटम्स को सेलेक्ट किया है। पहला इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हो। और यहां पर अच्छा देखो, इस SA के अंदर कुल 3 टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने पूरा डिस्कशन किया है, और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, डिस्कशन किया है। ऐसे 501 कहता है ये 3 चीजों में भी कुछ बातें देखो, और उसके बाद हमारा ऐसे हो गया। सबसे पहले हमने बोला जी इन्वेंट्री में क्या करना है। उन्होंने बोला सबसे पहले चेक करो क्या इन्वेंट्री का अमाउंट मटीरियल है। हमने बोला कि नहीं सर, इतना मटीरियल तो नहीं है, तो SA 501 आपके लिए नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर इन्वेंट्री मटीरियल है तो ही ऐसे एप्लीकेबल होगा। अगर ये इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है तो ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। कि नहीं नहीं सर, इन्वेंट्री बहुत मटेरियल है, 2.5 करोड़ की इन्वेंट्री, क्या बात करो। अच्छा, ऐसे 501 के अंदर आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि सर इन्वेंट्री में आप क्या क्या देखते हो सीए साहब? कि सर हम वैल्यूएशन देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का जो टाइम पास होता है डिस्क्लोजर, उसके अकॉर्डिंगली हुआ है कि नहीं। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो उसके हिसाब से डिस्क्लोजर और ये वो सारी बातें, ये चीज देखते हैं। और सर एग्जिस्टेंस भी देखते हैं, माल का कंडीशन देखते हैं कि सेलेबल है कि नहीं। तो SA 501 ने बोला बस एक काम करो सर आप, कि सिर्फ आपको यहां पर 2 चीजें देखनी है। वो 2 चीजें क्या देखनी है? सिर्फ माल का एग्जिस्टेंस, कि माल एक्चुअल में है कि नहीं, यानी कि ये पता कैसे चलेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन से। और उसका कंडीशन, ये जाहिर सी बात है, कैसे पता चलेगा? जब फिजिकल वेरिफिकेशन पर जाओगे तो उसका इंस्पेक्शन करके देख सकते हो कि माल सेलेबल पोजीशन में है कि सड़ा हुआ है। ठीक है, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, ये सब नहीं देखना। यहां पर आपको सिर्फ क्या चीज देखनी है? 2 चीजें देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। आगे आगे कहते हैं कि ऑडिटर का ड्यूटी है कि फिजिकल काउंट को अटेंड करे। कंपल्सरीली ड्यूटी, ऑडिटर का कंपल्सरीली ड्यूटी है कि फिजिकल काउंट को अटेंड करे, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, जब तक कि प्रैक्टिकेबल हो तब तक आपको अटेंड करना ही है। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है भाई साहब? बम धमाके होते हैं, टेररिस्ट वाला इलाका है। इम्प्रैक्टिकेबल तब नहीं माना जाएगा अगर ऑडिटर कहता है कि यार जनरल इनकन्वीनियंस को इम्प्रैक्टिकेबल, के वो दूर बहुत है। ना ना ना, इट इज नॉट इम्प्रैक्टिकेबल। तो इसकी कॉस्ट बहुत आती है, मैं बहुत थक गया, मेरी कमर दर्द कर रही, मेरी जिंदगी में तो मजा ही नहीं आ रहा। ओ भाई मजे छोड़, यहाँ इम्प्रैक्टिकेबल में कवर नहीं होगा। इम्प्रैक्टिकेबल के अंदर इम्प्रैक्टिकेबल जैसी सिचुएशंस होनी चाहिए। जनरल इनकन्वीनियंस को इम्प्रैक्टिकेबल नहीं माना जाता। अगर ऑडिटर ने फिजिकल काउंट अटेंड नहीं किया जबकि वो प्रैक्टिकेबल था, तो ऑडिटर को घुमा घुमा के बेल्ट से मारेंगे। ठीक है, चलो
अब एक एग्जांपल छोड़ो, आप ऑडिटर देखो, ऑडिटर का क्या ड्यूटी है भाई साहब, फिजिकल काउंट को अटेंड करना अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्प्रैक्टिकेबल, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। ये क्या बताता है कि भाई साहब कंपलसरी है, वहां जाकर ऑडिटर करेगा क्या, देखेगा। ताकते रहते स्टॉक को सांझ सवेरे, मैनेजमेंट ने जैसे कहा प्रोसीजर को वैसे स्टॉप कर रहा है कि नहीं, ऑडिटर ये देखने वाला है। ऑडिटर ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन करेगा कि फिजिकल काउंट जो हो रहा है, फिजिकल काउंट जो हो रहा है, मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करते हुए, और प्रोसीजर जो वो लोग लगा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा कि कैसे करते हैं लोग, और फिर खुद उतर के उसको टेस्ट काउंट बेसिस पे कर लेगा कि जैसे वो कर रहे थे मैं भी तो करके देखूं, और टेस्ट बेसिस पे ही उसका इंस्पेक्शन कर लेगा। और अगर उसको लगता है कि यार ये मेरे बस के बाहर है तो एक एक्सपर्ट की हेल्प ले लेगा। मेरे बस के बाहर का मतलब इन्वेंट्री का नेचर ऐसा है कि ऑडिटर वो सेलेबल है कि नहीं है, ऑडिटर को समझ के परे है। तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट की मदद लेगा, और एक्सपर्ट आके बताए। जैसे ऐसा होता है ना कि मम्मी ये दही खराब हो गई क्या, मम्मी देखती है, खुशबू लेती है, एक्सपर्ट है मम्मी, एक्सपर्ट। तो मम्मी कहती हाँ खट्टापन लग रहा है, और टेस्ट नहीं किया उन्होंने, खट्टा, स्मेल से खट्टा बता दिया। अपने को कद्दू बता, अपने को नहीं समझ होता, मैंने दही निकाल के खा जानी थी। फिर मम्मी कहती ना 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 ना, ई टेबल्स के मामले में मम्मी लोग एक्सपर्ट होती है, बराबर है क्या। तो ये चार बातें करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा ऑडिटर, इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स को, इंस्पेक्शन करेगा और टेस्ट आउट करेगा। बड़ी अच्छी बात है। ये सब करने के बाद वो क्या करेगा, एक फाइनल फिगर पे पहुंचेगा जो फिजिकल काउंट में उसके पास आई, और उसको रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिखा रखा है उसके साथ क्रॉस टैली करेगा। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है कि जो रिकॉर्ड्स में दिखाया वही फिजिकल काउंट में लिख ला। लेकिन अगर डेविएशन है तो मैनेजमेंट से क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, उनसे बातचीत करेगा और एविडेंस इकट्ठे करके अकॉर्डिंगली अपना फर्दर स्टेप उठाएगा। आगे बात करें, पहला क्वेश्चन खत्म, फिजिकल काउंट करने के लिए क्या स्टेप्स है वो। दूसरा, फिजिकल काउंट आप करना चाहते हो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए आप अटेंडेंस देना चाहते हो, यानी कि इफ यू वांट टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, व्हाट मैटर्स आर रेलेवेंट टू प्लान दिस अटेंडेंस। आप अटेंडेंस को, आप वहां जाना चाहते हो तो कुछ प्लान करके जाओगे। हाँ, क्या प्लान करोगे कि साहब इन्वेंट्री का नेचर कैसा होगा, क्या वो बहुत ज्यादा रिस्की होगी, आरओएमएम कैसा है, इन्वेंट्री का नेचर कैसा होगा, उसमें रिस्क कितनी होगी, रिस्क ज्यादा है तो साहब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, सर कब जाएंगे हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, सर क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो WIP की स्टेजेस क्या होंगी, सर ये चीज देखकर जाएंगे हम। लोकेशन, माल कहां पड़ा है, माल कहां कहां पड़ा है, अगर दो या दो से ज्यादा डेस्टिनेशन में तो कहां पर मटीरियलिटी है, यानी कि कहां महत्वपूर्ण माल रखा है, कहां कचरा पड़ा है, कहां पर रिस्क ज्यादा है, कहां पर कम है, वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्या हमें एक्सपर्ट की मदद लगेगी नेचर ऑफ इन्वेंट्री को देखते हुए, एडिक्वेट प्रोसीजर्स, वेदर असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ही हो गया, एडिक्वेट प्रोसीजर एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर दिए है और इंस्ट्रक्शन दी क्या वो प्रॉपर है, ठीक है, क्या एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करती है, क्या एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन। अब परपेचुअल सिस्टम क्या होता है हमने बात किया, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है जो अभी अपन ने बात किया, यू जस्ट गो थ्रू एंड तैयार हो जाएगा। देखो सीधी बात है, सर नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, क्या हमें एक्सपर्ट लगेगा, सर रिस्क कैसा है वहां पे, सर रिस्क कैसा है वहां पे, सर रिस्क के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल है क्या वहां पे अच्छे, अच्छा सर जाना कहाँ है, सर जाना कहाँ कहाँ है, सर 6 जगह जाना है, आप तो बता दो कि कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे मटेरियल माल पड़ा है, वही बस देखे आते हैं जाके, बाकी का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मटेरियल नहीं होगा तो ये SA से बाहर हो जाएगा और वहां पर हमारी ड्यूटी नहीं बनेगी। अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा सर एक और बात बताओ, सर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करते हैं क्या, पिस सिस्टम मेंटेन करते हैं क्या, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम ही रखते हैं क्या, PIR कह दो या PIS कह दो, परपेचुअल होता है जैसे ही माल आता है अपडेट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ही माल, यानी कि रिसिप्ट्स होता है या इशू होता है,
दोनों टाइम पे क्या किया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है क्या, आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें बिंग कार्ड और स्टोर्स लेजर में एंट्री, बिंग कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी का एंट्री होता है और स्टोर्स लेजर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों का एंट्री होता है, बराबर है। कॉस्टिंग में आप पढ़ चुके हो। ये पीआईएस आ गया आपका, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन वेयर इट इज रिलेटेड टू इश्यू और रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक इज कंप्यूटेड, बराबर है क्या। चलो अब फिर हम आए थे इसके स्पेशल केसेस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट ए बी सी। पहला पार्ट आता है जी इसका कि भाई साहब अगर मान लो कि आप फिजिकल काउंट अटेंड नहीं कर पाए एज ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर आप नहीं कर पाए, कोई चक्कर नहीं है, ऑल्टरनेट डेट पे कर लिया। ऑल्टरनेट डेट यानी कि एग्जांपल में हमने दिया कि 31 मार्च की जगह आपने क्या किया, 7 अप्रैल को किया। कब किया आपने, कलर बदल देता हूं, आपने कब किया जी, 7 अप्रैल को किया। अच्छा तो क्या सर 1 अप्रैल से 31 मार्च से 7 अप्रैल तक के बीच की जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, वो ट्रांजेक्शन को ऐड बैक या लेस बैक जैसे भी करना है रिवर्स कैलकुलेशन से चलेंगे और 31 के क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच जाएंगे। सर बचपन से करते हैं ये काम, वो चीज बस लिख के देनी है कि भाई साहब आपको क्या है, एडिशनल प्रोसीजर्स अपनानी होंगी। एडिशनल प्रोसीजर में क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन। और फिर एग्जांपल ले लिया हमने कि हाँ मान लो कि 7 अप्रैल को हमने जो फिजिकल काउंट किया है उसमें ऐड करेंगे सेल्स 31 मार्च से 7 अप्रैल तक, लेस करेंगे परचेज, जो फिगर आएगी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च के साथ वो क्रॉस रैली हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है जी, एडलेस कर लिया, ठीक है। अब बात आती है, खत्म हो जाती है ये हो गई जी आपकी कहानी खत्म। अब आते हैं अनेबल टू, ध्यान से सुनो, 31 मार्च को हम नहीं गए, हमने किसी ऑल्टरनेटिव, हो सकता है मैनेजमेंट ने कहा कि आप इस तारीख को आ जाओ, उस तारीख को गए। 31 मार्च को हमारा जाना पॉसिबल नहीं था किसी अनफोर्सेबल रीजन की वजह से, क्योंकि हम 6 जगह में जाना था, 8 जगह जाना था, 8 जगह एक साथ 31 मार्च को हम कैसे जा सकते थे। तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट डेट के लिए रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट ने, ऑल्टरनेट डेट पे आ जाए। दो बातें होंगी, या तो फिजिकल काउंट ऑल्टरनेट डेट पर मैनेजमेंट अग्री कर देगा या फिर डिसएग्री करेगा। अगर मैनेजमेंट अग्री कर देता है ऑल्टरनेट डेट पर तो ये ठीक पिछली वाली प्रोसीजर फॉलो हो जाएगी कि एडिशनल प्रोसीजर अपनाओ, रिवर्स कैलकुलेशन करो और पहुंच जाओ। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिसएग्री करता है, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, आना था टाइम पे, बढ़िया है चलो भागो यहां से, तो ऑडिटर भागेगा और क्या करेगा, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर दूसरे तरीके से कोशिश करेगा। दूसरे तरीके से कोशिश करने को अगर उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जे अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो क्या करेगा, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। क्यों, मैनेजमेंट ने हमें आने नहीं दिया, दूसरी साइड से हमने पूरी जान लगा दी, कागज नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन डाल देंगे ओपिनियन में। बात होती है आपकी यहाँ पर खत्म। बात पकड़ में आवे है तीसरा, इम्प्रैक्टिकेबल। अब बात आती है इम्प्रैक्टिकेबल है भाई साहब, हमारे लिए जाना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी जोर से बारिश हुई है, इलाका ऐसा है, पैर रखते हैं दलदल है, 9 फीट अंदर जाते हैं, हमारी हाइट है 5 फीट। भाई साहब मर जाएंगे यार, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, कोई चक्कर। यानी कि ये कब होता है, जब ऑडिटर की फिजिकल सेफ्टी को थ्रेट होता है तो ऑडिटर क्या कहता है, इम्प्रैक्टिकेबल। तो क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर पाप करेगा। क्या करेगा, पाप करेगा ऑडिटर। पाप, पाप क्या होता है, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल था, उसके लिए वहां नहीं जा पाया, तो ऑडिटर पाप करेगा। पाप करने से उसे या तो एविडेंसेस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफिकेशन डाल देगा। पाप यानी कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर में क्या, सेल परचेज, यानी कि वही रिवर्स कैलकुलेशन, आगे पीछे के कागज इकट्ठे करेगा। हाँ ये देखो, डिफिकल्टी थी, मेरे को जाना मुश्किल लग रहा था भाई साहब, ज्यादा पैसे लग रहे थे भाई साहब, टाइम ज्यादा लग रहा था, तो ये जनरल इनकन्वीनियंस है। और जनरल इनकन्वीनियंस डज नॉट ट्रीटेड एज इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि ऑडिटर पे गाज गिरेगी ये ऐसे को फॉलो नहीं करने की वजह से। बात समझ में आती है क्या बॉस। चलो, तो ये 3 प्रैक्टिकल केसेस है। इसके बाद आता है जी स्पेशल केस बी। ये ध्यान से सुन लो, एग्जाम का, एग्जामिनर का फेवरेट है। केस बी कह रहा है
व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि माल आपके पास है ही। मान लो अब हमारे पास टोटल माल है 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है 10,000 यूनिट। जब ऑडिटर आया तो ऑडिटर को कितना मिला है? 7,000 यूनिट्स। ऑडिटर ने बोला कि बैलेंस 3,000 यूनिट्स किधर है? तो हमने बोला कि सर देखो 1,000 यूनिट तो हमने क्या दे रखी है? कर्ज ले रखा है, गिरवी रखी हुई है, कर्ज ले रखा है, प्लेज पर है। अच्छा लाओ प्लेज का डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली वेरीफाई होगा ना कि इतना मटेरियल ये क्वालिटी का हमने उनके पास रखा है। दूसरा, अच्छा बाकी के 2,000, सर 200 यूनिट्स तो ऐसी हैं जो हमने गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, तो सर ये 30 तारीख को ले गया और 5 अप्रैल या 2 अप्रैल को उसने जवाब देना है, तो एज ऑन 31 मार्च सर माल तो उसके पास है गुड सेल ऑन अप्रूवल। अच्छा चलो हम उससे पूछ लेते हैं। और बाकी का 2500 का है कि सर बाकी का 1500, सॉरी बाकी का 1500। सर बाकी का 1500 ना, हम जब माल बनाते हैं ना सर 7,000 तो फिनिश होके आ गया हमारे पास, लेकिन 1500 यूनिट्स ऐसी हैं जो हमने कलकत्ता भेजी हुई है। हम कहा है दिल्ली में, हमने कलकत्ता भेजी हुई है सर, वो जॉब वर्क करवाते हैं। वो एक दानेदार कलर होता है सर स्प्रे वाला, वो हमारे यहाँ पे नहीं होता सर, वो कलकत्ता में एक पार्टी है जो हमको बहुत सस्ते में करके दे देती है। अच्छा यानी कि गुड्स लाइंग विद थर्ड पार्टी है ये। अगर थर्ड पार्टी के पास है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा भाई साहब? इंस्पेक्शन करेगा वहां जाके। ऑडिटर क्या करेगा? क्रिस्प प्रोसीजर अपनाएगा। कौन सी प्रोसीजर? क्रिस्प। सी फॉर कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेगा। आर फॉर रिपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टीज ऑडिटर। अभी प्रैक्टिकली सोचो कि थर्ड पार्टी यानी कि कलकत्ता वाली जो कंपनी है जो हमारे लिए काम करके दे रही है, वहां के ऑडिटर ने भी स्टॉक का वेरिफिकेशन किया होगा, तो उसने देखा होगा ये 1500 यूनिट एक्सेस है, तो वो कंपनी ने बताया होगा सर एक्सेस नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये जॉब वर्क होने के लिए आई है और ये वापस जाएंगी सर, ये दिल्ली वालों का माल है। तो उस ऑडिटर के रिपोर्ट में समझ आ जाएगा कि भैया 1500 यूनिट ऐसी पाई गई। सी आर, आर रिपोर्ट। आई फॉर इंस्पेक्शन, जाके इंस्पेक्शन कर लो। एस फॉर सेटलमेंट विद न्यू ऑडिटर। सेटलमेंट विद ऑडिटर का मतलब अब यहां पर है, देखो वो रिपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टीज ऑडिटर ने दे दिया, अभी वापस से एस फॉर सेटलमेंट आ रहा है, तो ये सेटलमेंट कौन से? विद अनदर ऑडिटर की क्या आ रहा है? हमने अरेंज किया दूसरा ऑडिटर कि कलकत्ता एक काम कर, ए रमेश भाई तुम उधर ही हो क्या? तो रमेश भाई ने बोला हाँ भाई इधर ही हूँ, अभी गुजरात नहीं है ने, नहीं गया ने, गुजरात नहीं गया ने, अभी इधर ही हूँ ने, अभी मैं परसों जाऊंगा ने। तो एक काम करो, परसों जाओगे हमारा एक काम करो ना उधर। तो फिर रमेश भाई ने बोला बिल्कुल करता हूँ। तो हमने रमेश को बोला कि जाके वो 1500 यूनिट गिन दो और देख लो क्वालिटी कैसी है। रमेश भाई ने जाके गिन दिया। तो हम यहाँ पे वहां पर ऑडिटर अरेंज करके उससे जांच करवा सकते हो, उसको थोड़े पैसे हम दे देंगे। और पी फॉर प्लेज, अगर प्लेज यानी कि गिरवी रखा है तो उसका अग्रीमेंट दे। यार इतनी सी तो बातें हैं और करना क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है? देखो सीधी सी बात है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन जो ली जाती है, दो बातों को लेकर ली जाती है। जितनी क्वांटिटी ये बता रहे हैं उतनी क्वांटिटी आपके पास है, प्लस उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि कंडीशन कैसी। ये कंफर्मेशन में दो बातें हो। उसके बाद देखते हैं प्लेज पे रखी हुई है तो एग्रीमेंट ले लेंगे। एंड अदर एडिशनल प्रोसीजर्स, अदर प्रोसीजर्स के बारे में बात हो जाती है। अब अदर प्रोसीजर्स में क्या आ जाता है जी? सेटलमेंट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ये सारी बातें देख लो इधर। रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एज टू क्वांटिटी एंड कंडीशन। क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर, इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड अदर ऑडिट, अदर ऑडिट मतलब क्रिस्प परफॉर्म करेंगे और हमारा काम हो जाना है। बात समझ में आती है क्या बॉस लोग? भाई जिसको ये चार्ट पसंद आ रहे हैं वो चार्ट भी बना सकता है, क्योंकि चार्ट तो मजेदार होते हैं वन शॉट व्यू के लिए। आप लोग बिल्कुल चार्ट पर जा सकते हैं। चलिए,
तो अब बात आता है लिटिगेशन एंड क्लेम। तो मैं आपको ये 2 लाइनें दे रहा हूं, ये 2 लाइनें यार मैं फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं आपको, अगर आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं। थर्ड पार्टी के पास माल होता है तो उस सूरत में क्या, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहा हूं। आप प्लीज इसको रोक लो, इसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम पे जाएंगे, बस खत्म होने वाला है ऐसे। चलो जी मैं आ रहा हूं वापस। ओके ओके, अब आता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स पर। लिटिगेशन एंड क्लेम का मतलब क्या होता है यार कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा है, एंटिटी ने क्या कर रखा है, एंटिटी पर किसी ने केस कर रखा है, एंटिटी ने किसी पर केस कर रखा है, कॉन्टिंजेंट एसेट या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होने वाली बातें हो सकती है। ऑडिटर को ये देखना है कि यार प्रॉपरली, पहली बात लिटिगेशन एंड क्लेम क्या मटेरियल है, क्या वो मटेरियल इंपैक्ट डाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, अगर हाँ तो क्या उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर या अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं, उनके ROMM के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये ट्रीटमेंट इनका हुआ है कि नहीं। ऑडिटर बस ये चीज को देख लेगा, या तो प्रॉपर अकाउंट फॉर किया है कि नहीं, या फिर वो तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, AP मतलब ऑडिट प्रोसीजर है, लिटिगेशन इन क्लेम इन एंटिटी, रिस्क ऑफ ROMM का मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रोम में रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM रोम, ठीक है। तो ऑडिटर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर, तो आइडेंटिफाई कर सके कि लिटिगेशन एंड क्लेम जो एंटिटी में है उनका रिस्क कितना हायर साइड पर है। उसके लिए वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट से, और अदर देन मैनेजमेंट विद इन द एंटिटी किसी से भी पूछेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन हाउस लीगल काउंसिल है, यानी कि वो लड़ाई झगड़े करने के लिए उन्होंने वकील पाल रखे हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में घर में ही ये गुंडे पाल के रखते हैं वकील लोग को, ठीक है, इनका इन हाउस लीगल काउंसिल होता है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बाहर का वकील करती हैं, तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होगा, यहां पर इंटरनल है। अच्छा, एक ये करेंगे मैनेजमेंट से पूछेंगे या इन हाउस काउंसिल से पूछेंगे, पहला। दूसरा, रिव्यू करेंगे मिनट्स के, मीटिंग के मिनट्स को जो TCWG की हुई है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि मालिकों की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर क्या फैसले लिए गए उसको मिनट्स में ऑडिटर रिव्यू करेगा, क्योंकि बड़े केस होंगे, मटेरियल होंगे, तो उनकी सभा जरूर होगी कि करना क्या है। रिव्यू करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अगर मान लो कि कंपनी बाहरी किसी वकील की मदद लेती है, बाहरी किसी काउंसिल की मदद लेती है, तो उसके उनके साथ कंपनी का, एंटिटी का, TCWG का क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, क्या पत्राचार हुआ है, ऑडिटर देखेगा और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंसेस, इनके लीगल एक्सपेंसेस P&L में कितने हैं। बहुत ज्यादा खर्चे तो सीधा सीधा समझ में आएगा कि काम इनका बड़ा फंसा हुआ है। उसके बाद आगे, अच्छा ये देखना जरा, अगर लिटिगेशन एंड क्लेम्स मटेरियल इफेक्ट डाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उन्हें या तो डिस्क्लोज किया जाए या अकाउंट फ्लोर किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पर उन्हें या तो अकाउंट फॉर किया जाए या फिर उनका डिस्क्लोजर उचित तरीके से किया जाए, ये ऑडिटर देखना चाहता है। अब बात आती है भाई साहब, ऑडिटर ने असेस किया कि रोम बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट हायर साइड पर है लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर, वो चाहता है कम्युनिकेट करना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। बिल्कुल कर ले यार, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ले। वो डायरेक्ट चिट्ठी लिखेगा और उनसे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो बात करने की, पहली बात मैनेजमेंट की परमिशन चाहिए, ऐसे नहीं मुंह उठाए चला जाएगा। चलो, अब ये जब उनसे वकील साहब से बात करेगा तो हो सकता है कि वो वकील साहब कह दे कि मेरे प्रोफेशनल एथिक्स प्रोहिबिट करते हैं कि मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को भी दूं। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफेशनल एथिक्स हैं
हम अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कहीं डिस्क्लोज नहीं करते हैं थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी खेल जाएगी उसके साथ, राइट। ठीक वैसे ही वकीलों के भी होते हैं, तो उन्होंने उनके प्रोफेशनल एथिक्स मना करते हैं कि नहीं भैया हम ये काम नहीं कर सकते, या अच्छा ऐसा होगा तो वो क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे किसको, ऑडिटर को, कि भैया चलो अपना रास्ता नापो। तो ऑडिटर को भगा देंगे, तो ऑडिटर क्या भाग के आएगा और एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अरे बेचारा मेरा गरीब सा बच्चा, गरीब सा बच्चा क्या करता है भैया, इसकी अब चलती नहीं है ना, तो एडिशनल प्रोसीजर, ए मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बताऊंगा तेरे को, दे मेरे को सारा का सारा कागज अभी का अभी चाहिए। बोले अच्छा नहीं है, भाग गया से। तो ऑडिटर मुंह लटकाता है, घूमता है और आके एडिशनल प्रोसीजर में लग जाता है, और एडिशनल प्रोसीजर में भी उसको कुछ नहीं मिलता, तो बेचारा माथा पकड़ के 705 में मॉडिफिकेशन देके भग जाता है। हाय रे मेरा बच्चा, कितना प्यारा होता है ना ऑडिटर। चलो इसके बाद अब इसमें एक बात है, ये तो ठीक है, ये गो थ्रू कर सकते हो आप। हाँ, अगर ऑडिटर मिलना चाहता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, अगर ऑडिटर मिलना चाहता है तो वो कौन से कारण होते हैं कि भाई ऑडिटर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलने पहुंच जाएगा, उसको लग रहा है कि मैटर में रिस्क बहुत ज्यादा है और मैटर मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा, कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, और देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ये तीनों बातें जब उसको लगती है, देखो क्या होता है कि हमने एक्सटर्नल काउंसिल से बात की, अब दो बातें होगी, या भगा देगा या हमारी बात मानेगा। मान लो भगा दिया तो भगया और एडिशनल प्रोसीजर कर दी, लेकिन अगर उसने हमारी बात को सुना और जवाब दिया, हमने बोला सर ये जो एंटिटी पे 4 केसेस चल रहे हैं और ये कह रहे हैं 25 लाख रुपए की इन पर लाइबिलिटी है, तो हो सकती है, तो सर थोड़ा सा समझाओ ना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस तरह का केस है। तो वकील साहब ने बोला कि यार देखो सर, पहली बात तो ये इनके ऊपर 5 केसेस नहीं है, 4 केसेस नहीं है, इनके ऊपर अप्रोक्सीमेट 22 केसेस है। डिसएग्री हो गया, मैनेजमेंट और एक्सटर्नल यार मिलके बात करनी पड़ेगी। और सर 5-25 लाख की बात नहीं है, इनके ऊपर कम से कम 17 से 22 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी आने वाला है, क्योंकि किसी एक कस्टमर ने प्रोडक्ट को लेकर इशू उठाया और वो इशू इनके सारे प्रोडक्ट में, अगर एक केस उनके सब आ गए भाई साहब मर जाएंगे, ये कोई कंसर्न खड्डे में चली जाएगी। सर ऑडिटर हो आप, थोड़ा ध्यान से चलना। हमने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्यों सर, रिस्क इतना बड़ा है, मैटर इतना कॉम्प्लेक्स है, और आप अलग बात कर रहे हो, मैनेजमेंट अलग बात कर रहा है, तो सर मुझे मिलने की बहुत जरूरत है। मीटिंग को लेकर ये 3 बातें ध्यान रखना कि क्यों मिलना जरूरी है, इसलिए। और ये मीटिंग मैनेजमेंट की परमिशन से होगी, न सिर्फ परमिशन से होगी, मैनेजमेंट का एक बंदा भी साथ में जाएगा। मैनेजमेंट अपना एक विजिटिंग कार्ड हमारे साथ में भेज देगा कि लो इसको भी लेके जाओ, जाओ जरा बात करके आओ। सच मीटिंग इज रिक्वायर्ड मैनेजमेंट परमिशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट इन अटेंडेंस। उनका एक बंदा भी साथ में जाएगा। देखो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट मना करेगा तो क्या होगा, या एक्सटर्नल ने मना किया तो क्या होगा, है ना। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर आप मीटिंग नहीं कर सकते, या फिर आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ELC लिखा है मैंने, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उसने मना कर दिया कि भैया हम आपको नहीं जवाब दे रहे, लेटर ऑफ इंक्वायरी हमने दी थी, रेस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने, या फिर उन्हें प्रोहिबिट किया, उन्हें रोका गया जवाब देने से, या तो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को ही मना कर दिया कि भैया आप कम्युनिकेट नहीं करोगे या आप नहीं मिलोगे, या मैनेजमेंट ने वकील साहब को मना कर दिया आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, या वकील साहब ने खुद कह दिया भैया ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर है। इन तीनों में से कुछ भी होता है, ऑडिटर क्या करेगा, बेचारा गरीब है बच्चा, मेरा बच्चा बहुत गरीब है, क्या करेगा, हाथ फैलाएगा आगे बढ़ जाएगा। इफ द ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन साइन बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट, यानी कि पाप वो कर लेगा, उसने क्या किया, पाप कर लिया, परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, पाप करके भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, तो 705 पे जाके मेरा प्यारा बच्चा वहां पे जाके बैठ जाएगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जी, और ये खत्म होता है आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स। बात समझ में आती है क्या बॉस? तो ये आंखें झील तेरी कैसा मन मेरा लगे अब्रसा। हे लास्ट टॉपिक आ गया, लास्ट टॉपिक आ गया जी, दैट इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन।
सेगमेंट इंफॉर्मेशन देखो छोटी सी बात है, एक कंपनी है बहुत बड़ी है, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग, जैसे नॉर्थ जोन में बेचती है, साउथ जोन में बेचती है, गुड़गांव में बेचती है, दिल्ली में बेचती है, नागपुर में बेचती है, नासिक में बेचती है। तो पुणे के मार्केट से कितना कमा रही है, नासिक के मार्केट से कितना कमा रही है, तो वो क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में P&L मेंटेन करते हैं जोन वाइज। उसको क्या बोल देते हैं, जोन की जगह सेगमेंट। सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। जोन वाइज है, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर को बस यहां पे क्या देखना है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं। यानी कि सीधी सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, इतना सा ऑडिटर देखेगा, बात खत्म हो गई है, ऐसे खत्म। देखो, ऑडिटर शेल ऑब्टेन साइन, उसके पास और कोई काम नहीं है गरीब आदमी के पास। सफिशिएंट एंड ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा regarding presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable financial reporting framework by obtaining by वो obtain क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट जो है क्या मेथड यूज कर रही है सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, उन मेथड्स को इवैल्यूएट करेगा और वहां से चेक करेगा कि डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहा है क्या, और जहां उसको लगता है टेस्ट कर लेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपना लेगा 520, अदर प्रोसीजर्स अपना लेगा, बात खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यही खत्म हो जाए। थोड़ी सी बात और बोलिए कि भाई साहब यहां पे आपको बोला है ना कि ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या मेथड्स को यूज कर रहा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होती है चीजें, भाई साहब 3-4 बातें उन्होंने दी है। जैसे भाई साहब सेल अलग 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 किया है, ट्रांसफर एंट्री है एक दूसरे की, एलिमिनेशन है इंटर सेगमेंट अमाउंट, ऑडिटर उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ऑडिटर ये देखेगा कि अलोकेशन ऑफ एसेट्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमूल का, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट वाइज मतलब अमूल है, अमूल दूध भी बेचता है, अमूल मक्खन भी बेचता है, अमूल बटर भी बेचता है, अमूल चॉकलेट भी बेचता है, अमूल आइसक्रीम भी बेचता है यार, अमूल झाला पनीर भी बेचता है। तो सबकी अमूल पनीर, अमूल ये, अमूल वो, अमूल दूध ये वो दुनियादारी सारी चीजें जो 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 अमूल बेचता है ना, सबका बाइफर्केशन होता है सेगमेंट वाइज, और सबका P&L अलग बनता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, जोन है जो हमें बहुत प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या जोन है जहां पर हम बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या जोन है जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एडवर्टीजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा है जहां पे नाम से माल बिकता है। तो ये प्रैक्टिकल वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियां और खर्चे, कॉस्ट, अलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स, किस तरीके से अलोकेट किए जाएंगे खर्चे। कंसिस्टेंसी, पिछले साल क्या था और इस साल क्या लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चेंज है तो उस चेंज का डिस्क्लोजर देखो क्या होता है। पिछले साल भी अमूल ने क्या किया था, चॉकलेट दूध ये वो सब अलग अलग किया था, इस साल सेम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी है। ये क्या करा आपने, ये करा आपने एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, पिछले साल से कंपेयर करना है, व्हाट ARP, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर किया ना आपने, और क्या किया, ऐसे 520 वाला। अच्छा, और लेकिन सर अगर प्रायर पीरियड से इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंसी जहां पर है, सर इन्होंने 2 प्रोडक्ट बंद कर दिए, अच्छा इनकंसिस्टेंसी जहां पर है, क्या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ है या नहीं। और बजट्स के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, एग्जांपल दिया, दैट्स इट, खत्म हो जाए। हाँ, एक आखिरी बात है, हमने बात किया था ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लेकर क्या नाम था इसका, अरे बाबा रे बाबा, हाँ, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेकर ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है साहब, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग presentation and disclosure of segment information in relation to financial statement as a whole। सारा का सारा देखा जाता है
स्टैंड अलोन बेसिस पे ऑडिटर डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन नहीं देखेगा, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन टोटलिटी देखा जाएगा, प्रोडक्ट वाइज नहीं। बात समझ में आ रही है? स्टैंड अलोन बेसिस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर बात समझ में आती है तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट SA501। सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे चांसेस थोड़े से कम है, अगर आता है तो ये जो मैंने 4M लिखा है इसके ऊपर, इसके बाहर कुछ नहीं है जी, इसको डिलीट कर देता हूं, कचरा जो भी किया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जी दूसरा नंबर, यहां पर लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम में दो बातें हो सकती है कि भाई साहब ऑडिटर क्या प्रोसीजर अपनाएगा एलसी के लिए। भाई साहब 1 2 3 4 मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट के अंदर के लोगों से पूछेगा, TCWG यानी कि मालिकों की मीटिंग के मिनट्स पढ़ेगा, मालिकों के बीच में, एंटिटी के बीच में, एक्सटर्नल काउंसिल के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर बाजियां हुई, लेटरों को चेक करेगा और लीगल एक्सपेंसेस को रिव्यू करेगा। ये सारी बातें हैं। इन्वेंट्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इन्वेंट्री पे क्वेश्चन तयशुदा मान के चलो कि पूछा जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी की चर्चा करेंगे अगले रिवीजन सेशन में। ये रिवीजन कम कॉन्सेप्चुअल सेशन है। आज के लिए इतना ही, बहुत। बाय बाय। आई लव यू, लव यू, लव यू ऑल।